चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। तूने किया होमवर्क? हाँ, इसने किया, देख। किसी ने नहीं किया है। चलो अभी जो लोग ने नहीं नहीं किया है करके रखना, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। अभी इसके बाद तुम लोग होमवर्क लेने वाले रहोगे ना, तो ही होमवर्क देगा मैं। हाँ, तो टाइम पास मत करो। चलो देखो अभी ये भी एक छोटा सा क्वेश्चन है। द बैलेंस शीट ऑफ थापर ऑन 1 अप्रैल 2021 वॉज एज फॉलोज। ठीक है, तो एक बैलेंस शीट दिया हुआ है। ये जो बैलेंस शीट है, ओ महिला मंडल, चलो ये जो बैलेंस शीट है इसका डेट क्या दिया हुआ है अपने को? 1 अप्रैल 2021। ठीक है, अभी ये जो बैलेंस शीट है उसके अंदर लायबिलिटी साइड पे वी आर हैविंग ट्रेड पेबल्स, एक्सपेंसेस पेएबल मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड कैपिटल का अपने को अमाउंट दिया है। असेट साइड पे वी आर हैविंग प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एट बैंक एंड इन्वेंट्री। ड्यूरिंग द ईयर 2021-22 मतलब ये जो ईयर एंड है वो 31 मार्च 2022 को होगा। हिज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिवील्ड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 18,30,000। मतलब ये क्वेश्चन में ना तुम्हारे लिए ऑलरेडी प्रॉफिट कैलकुलेट करके रख दिया है। ठीक है, सो व्हाट इज द प्रॉफिट फॉर द एंटायर ईयर? वी आर हैविंग 18,30,000। ठीक है, नाउ दिस वॉज आफ्टर अलाउिंग फॉर द फॉलोइंग। मतलब ये जब ये लोग ने प्रॉफिट का कैलकुलेशन किया है तो ये सारे ट्रांजैक्शंस जो है ये कंसिडर हुए हैं इन कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट्स। तो पहला ट्रांजैक्शन है रेंट रिसीव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी लेट आउट, दैट अमाउंट इज हाउ मच? इट इज 3 lakhs। ठीक है, तो इसको इनकम में लिया रहेगा। अच्छा, ये जो रेंट रिसीव्ड है इसका दूसरा इफेक्ट किधर आना चाहिए? चलो ये जो रेंट रिसीव्ड है इसका दूसरा इफेक्ट किधर आना चाहिए? तो कैश में आना चाहिए। ठीक है, अच्छा अभी ये जो अपने को यहाँ पे जो बैलेंसेस दिया है ये बैलेंसेस 1 अप्रैल का है। ठीक है, यही क्वेश्चन में हम लोग आगे देखेंगे ना, तो हमको दिया हुआ हिज करंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑन 31 मार्च 2022 वेयर, उसके अंदर वो लोग ने ऑलरेडी कैश एंड बैंक का बैलेंस दे दिया है विच इज 10,35,000। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन ये है, क्या ये 3 lakhs ये कैश के अंदर ऐड होगा कि ये ऑलरेडी एडेड है? ये ऑलरेडी एडेड है ना, बराबर है, क्योंकि ये सारे बैलेंसेस कौन से डेट के दिए हुए हैं? 31 मार्च 2022। ठीक है, तो ये जो रेंट रिसीव्ड है इसका दो इफेक्ट क्या रहेगा? एक तो तुम्हारे पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे जाएगा, दूसरा ये बैंक अकाउंट में या फिर तुम्हारे कैश अकाउंट में ऐड होना चाहिए। और हमको जो कैश का बैलेंस दिया है ये 31 मार्च 2022 का दिया है, मतलब ये ऑलरेडी इसके अंदर एडेड है। ठीक है, तो हमें इसका कोई भी इफेक्ट देने का जरूरत नहीं है। ठीक है, सो नो इफेक्ट विल बी गिवन फॉर दिस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन। ओके, then depreciation on plant and machinery at the rate of 10% and furniture and fixtures at the rate of 5%। ठीक है, तो ये भी ऑलरेडी वो लोग ने प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, अगर ये लोग ने ऑलरेडी ये डेप्रीशिएशन जो है ये प्रॉफिट मतलब ये प्रॉफिट कैलकुलेट करने के टाइम पे प्रोवाइडेड है, इसका सेकंड इफेक्ट किधर आएगा? असेट साइड पे क्या करेंगे? लेस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे रिक्वायरमेंट देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, यू आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ ऑफ हिज बैलेंस शीट एट दी एंड ऑफ द ईयर, मतलब 31 मार्च 2022 का बैलेंस शीट अपने को प्रिपेयर करना है। ये बैलेंस शीट जब भी हम लोग बनाएंगे तो क्या हम ये डेप्रीशिएशन को माइनस करेंगे? यस। ठीक है, तो तुम्हारा जो डेप्रीशिएशन का अमाउंट है, प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 30 lakhs। 30 lakhs के ऊपर 10% डेप्रीशिएशन आएगा विच विल बी 3 lakhs, और उसका WDV आउटर कॉलम में जाएगा। ठीक है, व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग द न्यू बैलेंस शीट। एंड फर्नीचर एंड फिक्सचर्स एट द रेट ऑफ 5%। तो यहाँ पे जो है फर्नीचर एंड फिक्सचर्स का भी डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करेंगे, माइनस करके आउटर कॉलम में लेके जाएंगे व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2022। हेलो, समझाइए? ठीक है, देन a provision for doubtful debts at the rate of 5% of the trade receivables as at 31st March 2022। मतलब वो लोग ने ऑलरेडी पीडीडी प्रोवाइड किया है। व्हाट इज द रेट ऑफ पीडीडी? 5%। और ये 5% किसका कैलकुलेट करना है? तो इट इज़ 5% ऑफ द ट्रेड रिसीवेबल्स एज एट 31 मार्च 2022। यहाँ पे ना नीचे तुमको दिया हुआ है, देखो ट्रेड रिसीवेबल्स 31 मार्च 2022 का ट्रेड रिसीवेबल्स का अमाउंट कितना है यहाँ पे? 20 lakhs। इसके ऊपर हमें 5% क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा? पीडीडी, व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग द न्यू बैलेंस शीट। ठीक है, अच्छा इस सब का दूसरा इफेक्ट जो होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होता है। क्या वो इफेक्ट देने का जरूरत है कि वो मतलब वो इफेक्ट ऑलरेडी दिया हुआ है? ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, तो उसका हम लोग सेकेंड इफेक्ट जो है वो नहीं देंगे। ओके, देन
बट वाइल प्रिपेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही हैड फॉरगॉटन टू प्रोवाइड फॉर, मतलब ये जो दो ट्रांजेक्शन है ये प्रॉफिट कैलकुलेट करने के टाइम पे एडजस्ट नहीं हुए हैं, ठीक है। द फर्स्ट वन इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस टोटलिंग 1,80,000। चलो बताओ क्या होएगा इसका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का। हाँ, मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हम लोग एक्सपेंस में ऐड करते हैं, राइट। सो एक्सपेंस में ऐड करने का मतलब है प्रॉफिट में से क्या हो जाएगा, लेस, ठीक है। सो दिस विल बी लेस फ्रॉम व्हाट, लेस फ्रॉम द प्रॉफिट। सो व्हाट इज द प्रॉफिट अमाउंट वी आर हैविंग, 18,30,000। उसमें से 1,80,000 क्या करेंगे हम लोग, लेस करेंगे ठीक है। दूसरा इफेक्ट बताओ किधर आएगा, बैलेंस शीट में किधर आएगा, लायबिलिटी साइड, ठीक है। सो लेस फ्रॉम प्रॉफिट एंड बैलेंस शीट, व्हाट बैलेंस शीट लायबिलिटी फिर दिया हुआ है प्रीपेड इंश्योरेंस टू द एक्सटेंट ऑफ 20,000, तो ये प्रॉफिट में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। सो दिस विल बी एडेड टू द प्रॉफिट। दूसरा इफेक्ट बताओ, बैलेंस शीट में असेट साइड, ठीक है। नया बैलेंस शीट जो बनेगा उसमें असेट साइड पे आएगा, ठीक है। उसके बाद इन्वेंट्री का नया वैल्यू दिया हुआ है, ट्रेड रिसीवेबल्स में से पीडीडी माइनस करके दिखाना है, कैश एट बैंक एज इट इज आएगा, ट्रेड पेबल्स एज इट इज आएगा, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर ही विड्रू ₹6 lakhs फॉर डोमेस्टिक यूज। सो व्हाट इज दिस 6 lakhs गिवन टू यू, ड्रॉइंग्स। इसका दो इफेक्ट बताओ, चलो। लेस फ्रॉम कैपिटल। इसका दूसरा इफेक्ट आता है कि इसको कैश में से भी एडजस्ट करना है, ठीक है, लेकिन ये कैश में से ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है, ठीक है। तो हमें सिर्फ क्या करना है, इसको खाली कैपिटल में से लेस करना है, राइट। ओके, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, वी हैव टू ड्रॉ अप हिज बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। व्हाट विल बी द रिवाइज प्रॉफिट, जरा बताओ मुझे। 18,30,000 का जो अमाउंट है उसमें ये वाला अमाउंट लेस हो जाएगा, ये वाला अमाउंट ऐड हो जाएगा, 16,70,000। सो तुम्हारा रिवाइज प्रॉफिट आएगा 16,70,000, ठीक है। अच्छा, इसका भी एक अपने को इफेक्ट देना पड़ेगा, इसको कैपिटल में क्या करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे, ठीक है, बिकॉज दिस इज द नेट प्रॉफिट, फाइनल नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, ठीक है। चलो, अभी अंडरस्टूड द क्वेश्चन। तो यहाँ पे अपने को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाना है, अपने को डायरेक्टली क्या प्रिपेयर करना है यहाँ पे, बैलेंस शीट, ठीक है। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाओ, चलो। चलो, विल स्टार्ट विद प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू जो है ओपनिंग इज 30 lakhs। इसके ऊपर डेप्रीशिएशन प्रोवाइड करेंगे। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ डेप्रीशिएशन, 10%, सो इट विल बी 3 lakhs। तो आउटर कॉलम में आएगा 27 lakhs। क्या इसका सेकेंड इफेक्ट देना है अपने को, नहीं, ठीक है। इसका सेकेंड इफेक्ट ऑलरेडी दिया हुआ है वाइल कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट, ठीक है। फिर सेकेंड आइटम जो है दैट इज फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। फर्नीचर एंड फिक्सचर्स का ओपनिंग बैलेंस है 3 lakhs। इसमें आएगा लेस डेप्रीशिएशन 5%, सो 5% डेप्रीशिएशन विल बी 15,000। ये हो जाएगा 2,85,000। चलो, 2,85,000 ये WDV है। 15,000 का दूसरा इफेक्ट आएगा क्या, नहीं आएगा, वो ऑलरेडी कंसिडर कर लिया है वाइल कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट, ठीक है। चलो, तो ए वाला पॉइंट एडजस्ट नहीं करना है, बी पॉइंट एडजस्ट कर दिया। फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है एट द रेट ऑफ 5%। ये किसके ऊपर प्रोवाइड करेंगे, ये 14 lakhs ओपनिंग बैलेंस पे प्रोवाइड करने को बोला है कि ये क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर प्रोवाइड करने को बोला है, क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, इट इज़ 5% ऑफ द ट्रेड रिसीवेबल्स एज ऑन 31 March 2022, ठीक है। तो क्लोजिंग के ऊपर प्रोवाइड करना है। सो हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट आइटम लिखेंगे ट्रेड रिसीवेबल्स। $20 lakhs इसमें से माइनस करेंगे लेस PDD, 5% है तो अमाउंट विल बी 1 lakh।
चलो पीडीडी का दूसरा इफेक्ट देना है क्या? पीडीडी का दूसरा इफेक्ट देना है कि ऑलरेडी दिया हुआ है? दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका भी कोई सेकेंड इफेक्ट नहीं आएगा। चलो अभी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और प्रीपेड इंश्योरेंस का सेकंड इफेक्ट देना पड़ेगा, ठीक है, मतलब उसका दोनों इफेक्ट देना पड़ेगा। एक तो हम उसको प्रॉफिट में से एडजस्ट करेंगे, दूसरा इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट में, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का पहला इफेक्ट आएगा लेस फ्रॉम व्हाट यू नो, लेस फ्रॉम प्रॉफिट। सेकंड इफेक्ट विल बी बैलेंस शीट ऑन द लायबिलिटी साइड। तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे आएगा तुम्हारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस So this amount is 1,80,000. अच्छा प्रॉफिट का वर्किंग दूं कि समझ गया तुम लोग को? हाँ चलो फिर इधर आएगा प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड इंश्योरेंस है तो वही लिखो। सो प्रीपेड इंश्योरेंस इज 20,000। इधर लायबिलिटीज साइड पे फर्स्ट आइटम आएगा कैपिटल, उसके बाद आएगा ऐड नेट प्रॉफिट। व्हाट इज द रिवाइज नेट प्रॉफिट नाउ? 16,70,000। चलो तो ये 1 and 2 पॉइंट भी हो गया है। अभी क्या बचा इधर? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, ठीक है, उसके अंदर इन्वेंट्रीज है 14,50,000। सो इन्वेंट्रीज आ जाएगा 14,50,000। फिर ट्रेड रिसीवेबल्स हो गया है, कैश एट बैंक आएगा 10,35,000। ट्रेड पेएबल्स है 11,40,000। चलो फिर एक ड्राइंग्स है जिसको कैपिटल में से लेस करेंगे। सो लेस ड्राइंग 6 lakhs। फर्स्ट अप्रैल का जो बैलेंस शीट है उसमें से कैपिटल कैरी फॉरवर्ड होएगा। सो कैपिटल का अमाउंट विल बी 50 lakhs। चलो ये कितना आएगा? 60 lakhs and 70,000। बताओ टोटल बताओ बैलेंस शीट का। 5 मार्क का क्वेश्चन। हाँ अभी हम सिंगल एंट्री चैप्टर में जाएंगे ना, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे। लिख सकते ब्रैकेट बना के, ज़्यादा आइटम्स नहीं है इसके लिए। अच्छा वर्किंग चाहिए तो दे देता हूँ मैं वो जो नेट प्रॉफिट का वर्किंग चाहिए, मतलब चाहिए तो दे देता हूँ, ऐसा बोल रहा हूँ मैं। तो क्या करो मालूम है, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना दो। इधर आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। उन्होंने जो प्रॉफिट कैलकुलेट किया है वो है 18,30,000। फिर डेबिट साइड पे आएगा टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1,80,000।
और यहाँ पे आ जाएगा बाय प्रीपेड इंश्योरेंस टू बैलेंस कैरिड डाउन, इधर आएगा 16,70,000। क्या हुआ, नाश्ते का डब्बा गिरा है। क्या तुमको पता है करंट लायबिलिटीज और प्रोविजंस में क्या डिफरेंस होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस? देखो, करंट लायबिलिटीज में ना जो लायबिलिटी है ना, लायबिलिटी इज सर्टन। व्हाट डू मीन बाय लायबिलिटी सर्टन? मतलब ये अमाउंट पे करना है, वो सर्टन है, ठीक है। प्रोविजन में भी है ना, लायबिलिटी जो है ना वो सर्टन है। करंट लायबिलिटीज के अंदर अमाउंट भी सर्टन है, अमाउंट इज ऑल्सो सर्टन। लेकिन जब हम प्रोविजंस में आते हैं ना, तो प्रोविजन में जो अमाउंट होता है ना वो अनसर्टन होता है, मतलब अमाउंट अपने को पता नहीं है, लेकिन लायबिलिटी है ये अपने को पता ये अपने को पता है, ठीक है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस? सो करंट लायबिलिटीज में लायबिलिटी सर्टन है, अमाउंट इज ऑल्सो सर्टन। इसका एग्जाम्पल है क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, लायबिलिटी सर्टन, अमाउंट ऑल्सो सर्टन, ठीक है। लेकिन प्रोविजन में व्हाट इज सर्टन? लायबिलिटी इज सर्टन, लेकिन क्या सर्टन नहीं रहेगा? अमाउंट इज नॉट सर्टन, ठीक है। फिर और एक आता है कंटिंजेंट लायबिलिटी। ये मालूम है क्या होता है? हाँ, दैट मीन्स लायबिलिटी इसका मतलब है लायबिलिटी भी अनसर्टन है और अमाउंट भी अनसर्टन है, ठीक है। तो कंटिंजेंट लायबिलिटी में लायबिलिटी इज अनसर्टन एंड अमाउंट इज ऑल्सो अनसर्टन। चलो इसको नोट डाउन कर लो। इसको नोट डाउन करो। हो गया? नहीं, नोट डाउन करके रखो, समझाओ तो मेरे को समझा। ये हो जाएगा तो क्वेश्चन 10 ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 10। 5 आइटम दिया हुआ है यहाँ पे, तुमको आइडेंटिफाई करना है वो प्रोविजन है, रिजर्व्स है, इट इज़ नाइदर प्रोविजन नॉर रिजर्व्स, ठीक है। ये आइडेंटिफाई करना है तुमको बस। हाँ, लेकिन किधर आ गया तो तुम लोग को उसके अंदर ऑब्जेक्टिव में आ गया तो दैट मीन्स इट इज़ प्रोविजन। तो डेप्रीशिएशन जो होता है ये एक्चुअल फिगर नहीं होता, एस्टिमेटेड फिगर है ये, ठीक है। सो डेप्रीशिएशन इज ऑलवेज प्रोविजन, इट इज ऑलवेज व्हाट इन ऑलवेज प्रोविजन। क्योंकि देखो, अगर तुमने डेप्रीशिएशन के अंदर जो रेट भी रहता है ना वो एस्टिमेटेड होता है, ठीक है। सपोज रेट नहीं दिया तो हम लोग फॉर्मूला क्या यूज़ करते हैं? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, ठीक है। सो देयर एवरीथिंग इज एस्टिमेटेड, जहाँ पे भी एस्टिमेशन आएगा इट विल लीड इनटू व्हाट यू नो, इनटू प्रोविजंस। चलो, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ ये एक्चुअल लॉस है, क्या है ये? एक्चुअल लॉस, ठीक है। तो बैड डेट्स रिटर्न ऑफ इज नाइदर प्रोविजन नॉर रिजर्व्स, ठीक है। तो ये आएगा तुम्हारे सी कैटेगरी में। इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये भी एस्टिमेट है, सो दिस इज ऑल्सो प्रोविजन। रिटेन्ड प्रॉफिट फॉर द ईयर, जो रिटेन्ड प्रॉफिट होता है मतलब द फाइनल प्रॉफिट लेफ्ट, ठीक है, ये हम जो है उसको रिजर्व्स में ट्रांसफर कर सकते हैं। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ व्हाट यू नो, पार्ट ऑफ रिजर्व्स। लायबिलिटी फॉर टैक्स, क्यों? लायबिलिटी फॉर टैक्स एक्चुअल होता है कि एस्टिमेटेड होता है? देखो, सपोज हम लोग है ना 2025 में अभी, ठीक है। क्या होता है समझो जरा इसको अच्छे से। 2025 में ना सपोज हम लोग ने यहाँ पे प्रॉफिट एस्टिमेट किया और हम लोग ने टैक्स का कैलकुलेशन किया। हमारे हिसाब से टैक्स का कैलकुलेशन 50,000 रुपीज़ है, ठीक है। फिर क्या होता है 2025 का प्रॉफिट तुमने एस्टिमेट कर लिया। अभी ऐसा नहीं है कि तुमने जो टैक्स कैलकुलेट कर लिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको एक्सेप्ट कर लेगा कि तुमने 50,000 का टैक्स बोला है तो 50,000 ही रहेगा, ये जो है ये सर्टन नहीं होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट ईयर में दैट इज़ इन द ईयर 2026
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है ना, ये तुम्हारे इनकम स्टेटमेंट को स्टडी करेगा, ठीक है। और तुम्हारे इनकम स्टेटमेंट को स्टडी करने के बाद में सपोज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोल रहा है कि टैक्स है ना वो 50,000 जो तुमने बोला है ना वो रॉन्ग है, एंड द अमाउंट ऑफ द टैक्स इज हाउ मच, यू नो, इट इज 60,000, ठीक है। तो मुझे बताओ ये जो तुमने 2025 में जो टैक्स का अमाउंट यहाँ पे लिखा हुआ है, ये एक्चुअल अमाउंट ऑफ टैक्स है कि एक प्रोविजन है? ये प्रोविजन होएगा, क्या होएगा? ये प्रोविजन, ठीक है। क्योंकि इसका फाइनलाइजेशन कौन से ईयर में होगा मालूम है? इन द नेक्स्ट ईयर, ठीक है। जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसको फाइनलाइज करेगा तो तुम्हारा जो टैक्स पेमेंट है वो 50,000 से ज़्यादा भी हो सकता है, 50,000 से कम भी हो सकता है, ठीक है। सो तुमने जो एस्टिमेट किया रहेगा, तुमने बोला है कि लायबिलिटी फॉर टैक्स इज 50,000, ये करेक्टेड फिगर नहीं होता है, ये एक प्रोविजन होता है। क्या होता है? ये एक प्रोविजन। दिस विल बी फाइनलाइज इन विच ईयर? नेक्स्ट ईयर, दैट इज 2026 में, ठीक है। तो लायबिलिटी फॉर टैक्स इज व्हाट यू नो इज प्रोविजन। चलो समझाइए। चलो अपना एक पार्ट हो गया है, लेट अस गो टू द सेकेंड पार्ट नाउ। फाइनल अकाउंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। चलो मैंने बीच में एक पार्ट छोड़ा हुआ है, एक पेज पे कुछ तो भी तुम्हारा इनपुट, ये जीएसटी आउटपुट जीएसटी वाला पार्ट मैंने छोड़ा हुआ है, ठीक है। वो मैं लास्ट में कराऊंगा, ओके। चलो देखो, फाइनल अकाउंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। मेरे को बताओ अभी जो हमने किया वो फाइनल अकाउंट्स किसका फाइनल अकाउंट्स था? ट्रेडिंग, ठीक है। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में फाइनल अकाउंट्स में हम लोग क्या क्या प्रिपेयर करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट आएगा, ठीक है। सो ट्रेडिंग अकाउंट आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा, तीसरा क्या आएगा यहाँ पे जो है वो बैलेंस शीट है, ठीक है ना। अभी मैंने जब ये टॉपिक स्टार्ट किया था तभी मैंने तुमको ऑलरेडी बताया था कि जब ये मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में रहेंगे, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन को सबसे पहले इंटरेस्ट है टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। दे आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग व्हाट? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट करने के लिए दे विल बी ओपनिंग अ सेपरेट अकाउंट कॉल्ड एज मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। व्हाट इज गोइंग टू बी द नेम ऑफ द अकाउंट? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ठीक है। देन दे विल ऑल्सो प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, दे विल ऑल्सो प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और लास्ट में वो लोग क्या प्रिपेयर करेंगे यहाँ पे? बैलेंस शीट, ठीक है। सो व्हाट इज द एक्स्ट्रा अकाउंट दैट वी हैव टू प्रिपेयर इज विच अकाउंट? तो ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है? व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग दिस अकाउंट? बिकॉज वी वॉन्ट टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या कैलकुलेट करना है अपने को? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। सो व्हाई वी विल रिक्वायर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन? फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताओ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्यों लगेगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इसके लिए लगेगा क्योंकि अगर अपने को यही नहीं पता है कि हम लोग मैन्युफैक्चर कितने में कर रहे हैं, हाउ वी कैन फिक्स अप द सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस फिक्स करने के लिए पहले अपने पास कौन सा कॉस्ट होना चाहिए? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, राइट। सो जब हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाएंगे उसका जो आउटपुट निकलेगा इज गोइंग टू बी व्हाट यू नो? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। व्हाई दे विल प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट? चलो ट्रेडिंग अकाउंट का तो एक ही ऑब्जेक्टिव है, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, ठीक है। सो दे विल प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। व्हाई दे विल प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। व्हाई दे विल प्रिपेयर द बैलेंस शीट? असेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने का एक ही पर्पस है, दैट वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग व्हाट यू नो? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। So now we will have to discuss what is going to be the part of the cost of production. मतलब ये कैसे कैलकुलेट होएगा ये अपने को भी डिस्कस करना पड़ेगा। सो फर्स्ट विल डिस्कस हाउ टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को मैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर कैसा दिखेगा वो मैं तुम लोग को ट्रांसफर करके दूंगा। इवेंचुअली द फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी व्हाट यू नो? इज गोइंग टू बी द कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर है ना दो चीज होता है, एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एक होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। मेरे को ये बताओ तुम्हारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन सा एक्सपेंस होता है? देखो अभी तक जब भी हम लोग ट्रेडिंग कर रहे थे तो हम यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिख रहे थे और यहाँ पे क्या लिख रहे थे? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। अच्छा ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस मतलब कौन सा एक्सपेंस है ये?
हाँ बरोबर बोल रहा था। एक तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस है, दूसरा है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये जो मैंने इनडायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ पे लिखा है ना, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ प्रोडक्शन है। ये प्रोडक्शन का क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है ठीक है। मतलब हम यहाँ पे समझ रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर क्या आएगा। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होता है उसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं, वन इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अनदर विल बी व्हाट विल बी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। जब भी मैं यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस बोल रहा हूँ, मतलब दीज आर द डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिलेटेड टू प्रोडक्शन, it is related to what, production, and indirect expense is also related to what, related to production, right। तो जब भी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगा तो उसमें वही इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे जो हम लोग ने ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लिखे थे। तो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का इनडायरेक्ट एक्सपेंस में क्या क्या था, ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, दैट विल कंटिन्यू टू अपीयर इन विच अकाउंट, इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या समझ रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर क्या आएगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का जो रिजल्ट है इज कॉल्ड एज अ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। इसका फाइनल आउटपुट है। अब ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर क्या क्या लेना है, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेना है, दूसरा हमको लेना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। मोर टेक्निकली डायरेक्ट एक्सपेंसेस विल बी कॉल्ड एज प्राइम कॉस्ट, क्या बोला जाएगा इसको, प्राइम कॉस्ट। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को बोला जाएगा ओवरहेड्स, क्या बोलेंगे इसको, ओवरहेड्स, ठीक है। सो यहाँ पे अपने को जो लैंग्वेज यूज़ करना है वो डायरेक्ट एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस यूज़ करना है। तुम लोग जैसे सीए इंटर में आओगे ना, इसका नाम चेंज हो जाएगा। देन ऑल द डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर गोइंग टू बी कॉल्ड एज विच कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट, एंड ऑल द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस विल बी कॉल्ड एज व्हाट, ओवरहेड्स, ठीक है। मेरे को बताओ ये डायरेक्ट एक्सपेंस किसका है, प्रोडक्शन का, और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी किसका है, प्रोडक्शन का, ठीक है। और यहाँ पे जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस कौन से रहेंगे, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है। तो पहले ये दोनों के बीच में तुमको बाइफर्केशन आ रहा है समझ में, ठीक है। अभी जो प्राइम कॉस्ट होता है, मतलब जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, उसमें तीन प्रकार के डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं और वही तीन जो है वो ओवरहेड्स में आएगा। यहाँ पे पहले आएगा डायरेक्ट मटेरियल्स, फिर यहाँ पे आएगा डायरेक्ट वेजेस, और यहाँ पे आएगा अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट के अंदर जो डायरेक्ट मटेरियल्स है उसके जगह पे आएगा इनडायरेक्ट मटेरियल्स। डायरेक्ट वेजेस के जगह पे क्या आएगा, इनडायरेक्ट वेजेस। एंड अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस के जगह पे आएगा अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। चलो पहले इसको खाली है ना कॉपी कर लो। दिस इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का डिटेल्स, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में 6 आइटम आएगा। सो ऑल दिस 6 आइटम्स आर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस, अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। आगे बढ़ू। चलो नाउ अंडरस्टैंड दिस। देखो अभी जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, उसके ऊपर पूरा सब्जेक्ट है सीए इंटर में। हाँ, ये जो हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं ना, इसके ऊपर पूरा सब्जेक्ट है। तो मैं इतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। आई एम जस्ट गिविंग यू एन ओवरव्यू हाउ योर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इज गोइंग टू बी प्रिपेयर्ड, ठीक है। सपोज हम लोग एक शर्ट बनाने वाली कंपनी है, दैट मीन्स वी आर गोइंग टू मैन्युफैक्चर अ शर्ट, और फिर वो शर्ट को बना के हम लोग क्या करेंगे, उसको सेल करेंगे, ठीक है। आई एम गिविंग यू द आइडिया ऑफ व्हाट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज डायरेक्ट मटेरियल्स, व्हाट विल बी कॉल्ड एज इनडायरेक्ट मटेरियल्स, व्हाट विल बी कॉल्ड एज डायरेक्ट लेबर यानी वेजेस, व्हाट विल बी इनडायरेक्ट वेजेस, व्हाट विल बी अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, व्हाट विल बी अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। उसका खाली मैं आइडिया दे रहा हूँ तुम लोग को, ठीक है। Suppose if we are a manufacturing organization, we are going to manufacture what, manufacture shirts, ठीक है। तो सपोज अगर हम लोग को इस साल में we want to manufacture 1 लाख शर्ट्स, मतलब हम लोग ने 1 लाख शर्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया ठीक है। तो क्या ऐसा होगा क्या कि 31 मार्च को एग्जैक्टली 1 लाख शर्ट्स रेडी होके हम लोग उसको बेचने के पोजीशन में रहेंगे? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि हम लोग ने स्टार्ट किया है मैन्युफैक्चरिंग 1 लाख शर्ट्स का, लेकिन इसमें से सपोज खाली 90,000 शर्ट्स जो है ना, ये रेडी है फॉर व्हाट, फॉर सेल, ठीक है। तो हमें जो रॉ मटेरियल लगेगा वो कितने शर्ट्स के लिए लगेगा? 1 लाख शर्ट्स के लिए, ठीक है। लेकिन जो रेडी हो गया रहेगा 90,000 यूनिट्स,
दिस 90,000 यूनिट्स विल बी कॉल्ड एज फिनिश्ड गुड्स। क्या बोलेंगे हम लोग उसको? फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमने मैन्युफैक्चरिंग 1 लाख यूनिट्स का किया था, 90,000 कंप्लीट हो चुका है और 10,000 शर्ट्स का हालत ऐसा है, 10,000 शर्ट्स का हालत ऐसा है, मतलब सपोज के कोई शर्ट में अभी तक हम लोग ने कॉलर नहीं डाला है, किसी में स्लीव्स नहीं डाला है, किसी में बटन्स नहीं डाला है, दैट मीन्स दे आर नॉट इन अ फिनिश्ड कंडीशन, दे आर नॉट इन अ फिनिश्ड कंडीशन, दे आर इन अ सेमी फिनिश्ड कंडीशन। वो कौन से कंडीशन में रहेंगे? सेमी फिनिश्ड, ठीक है। उसको बोला जाता है वर्क इन प्रोग्रेस। क्या बोला जाता है उसको? वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। सो व्हाट इज दिस पर्टिकुलर 1 लाख? ये 1 लाख का हमने जो मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया, हाउ मेनी यूनिट्स आर कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ द ईयर? 90,000. So how many units are available for sale? 90,000, ठीक है। हाउ मेनी यूनिट्स आर स्टिल वर्क इन प्रोग्रेस? तो कितना आएगा? 10,000 आएगा, ठीक है। तो पहले ये 3 यूनिट्स का इंफॉर्मेशन क्लियर है तुम लोग को। हाउ मेनी प्रोडक्शन यूनिट्स विल बी देयर? 1 लाख. हाउ मेनी सेल यूनिट्स विल बी देयर? 90,000. एंड हाउ मेनी यूनिट्स विल बी देयर एज वर्क इन प्रोग्रेस विल बी 10,000, ठीक है। अभी मेरे को बताओ, अभी एक शर्ट बनाने के लिए, सपोज एक शर्ट को बनाने के लिए हमें पहले लगता है रॉ मटेरियल। हमें क्या लगेगा पहले? रॉ मटेरियल, ठीक है। व्हाट विल बी द रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग अ शर्ट? मतलब हम लोग कॉटन लेके आएंगे, फिर कॉटन को कपड़े में कन्वर्ट करेंगे, फिर वो कपड़े से शर्ट बनाएंगे। ऐसा मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है कि हम जो है डायरेक्टली क्लॉथ लेके आएंगे और क्लॉथ को कन्वर्ट करेंगे इनटू शर्ट्स। वैसे मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, समझा ना? दोनों भी मैन्युफैक्चरिंग ही है, बराबर है। लेकिन पहला वाला क्या करेगा? बेसिक रॉ मटेरियल बाय करेगा, दैट इज व्हाट? कॉटन। फिर वो लोग कॉटन को कन्वर्ट करेंगे, किस में कन्वर्ट करेंगे? क्लॉथ। और फिर वो क्लॉथ में से वो लोग क्या बनाएंगे मालूम है? शर्ट, ठीक है। तो ये एक टाइप का मैन्युफैक्चरिंग हो गया। दूसरा टाइप का मैन्युफैक्चरिंग कैसा हो सकता है? हम डायरेक्टली क्या उठाएंगे? क्लॉथ। फिर हम क्लॉथ को क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे इनटू व्हाट? इनटू शर्ट्स, ठीक है। तो ये कोई भी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका एक प्रोसेस रहेगा, ठीक है। सपोज अभी थोड़ी देर के लिए मान लो कि हम लोग सेकंड वाले हैं। सेकंड वाले मतलब हम लोग क्या करेंगे? क्लॉथ लेंगे और फिर क्लॉथ को कन्वर्ट करेंगे इनटू व्हाट? इनटू शर्ट्स, ठीक है। तो हमें रॉ मटेरियल जो लगेगा दैट इज गोइंग टू बी व्हाट? इट इज गोइंग टू बी क्लॉथ, ठीक है। एक शर्ट को बनाने के लिए सपोज हमको 2 मीटर कपड़ा लगता है। आई डोंट नो कितना लगता है, लेकिन सपोज एग्जांपल में अपने को 2 मीटर लगता है, ठीक है। और 1 मीटर का जो कॉस्ट है ना वो 100 रुपीज़ है, ठीक है। तो मेरे को बताओ एक शर्ट को बनाने के लिए कितने का रॉ मटेरियल लगेगा अपने को? 100 के 200? 200, क्योंकि 2 मीटर के हिसाब से 2 इंटू 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 200। तो ये जो 200 पर शर्ट जो है ना, जब भी हम इसको डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक शर्ट को देख के कि इसमें 200 रुपये का जो है ये कपड़ा गया रहेगा। सो दैट पर्टिकुलर रॉ मटेरियल इज कॉल्ड एज डायरेक्ट मटेरियल्स। क्या बोलेंगे हम लोग उसको? डायरेक्ट मटेरियल्स, ठीक है। तो और एक शर्ट बनाएंगे तो और एक 200 रुपया जाएगा, और एक शर्ट बनाएंगे तो और एक 200 रुपया जाएगा। सो दिस डायरेक्ट कॉस्ट विल कीप ऑन चेंजिंग एज पर द नंबर ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है। तो ये डायरेक्ट मटेरियल क्या है तुमको समझ में आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अभी शर्ट बनाने के लिए खाली क्लॉथ लगता है कि और भी कुछ लगता है? थ्रेड लगेगा, नीडल लगेगा, मशीन लगेगा, बराबर है। ये सारा जो है एक साथ में क्या हुआ? हाँ, बटन भी तो लगेगा ना, वरना वो जैकेट हो जाएगा, बराबर। तो अपन जैकेट नहीं बना रहे, अपन शर्ट बना रहे, ठीक है। तो बटन्स लगेगा, ठीक है। और भी कुछ बोल रही है? हाँ, तो मेरे को बताओ कि यहाँ पे एक ही रॉ मटेरियल लगेगा कि बहुत सारा रॉ मटेरियल लग सकता है? बहुत सारा, ठीक है। तो जो रॉ मटेरियल पर शर्ट हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना, वो सारे रॉ मटेरियल्स को बोला जाएगा डायरेक्ट मटेरियल्स। उसको क्या बोला जाएगा? डायरेक्ट मटेरियल्स, ठीक है। लेकिन जो थ्रेड रहेगा, बटन्स रहेगा, फिर हम लोग ने जो मशीनरी वगैरह जो भी यूज़ किया रहेगा, वो सब जो रहेगा दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट? इनडायरेक्ट मटेरियल, ठीक है। सो व्हाट इज द बाइफर्केशन बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट? डायरेक्ट मतलब पर शर्ट को देख के अपन बोल सकते हैं कि इतने रुपीस का ये मटेरियल इसमें गया रहेगा, दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट? डायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट में हम लोग पर शर्ट के हिसाब से हम लोग नहीं बता पाएंगे कि कितने का मटेरियल गया रहेगा, दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज व्हाट? इनडायरेक्ट मटेरियल, ठीक है। सपोज अगर कोई शर्ट में स्पेशल बटन लगा है जो खाली वही शर्ट के लिए हम लोग ने खरीदा है, तो डायरेक्ट रहेगा कि इनडायरेक्ट रहेगा?
डायरेक्ट रहेगा, क्योंकि वो स्पेसिफिकली हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो बटन्स है वो ये शर्ट के लिए है और ये बटन का कॉस्ट इतना है, सो दैट विल बी आइडेंटिफाइड एज व्हाट यू नो एज डायरेक्ट मटेरियल्स, ठीक है। इसमें नीडल भी लगेगा, तो नीडल डायरेक्ट रहेगा कि इनडायरेक्ट मटेरियल रहेगा? एक शर्ट के लिए एक नीडल लगेगा, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ठीक है। तो एक नीडल में से हम लोग जो 4-5 शर्ट भी बना सकते हैं, उससे कम भी हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, तो वो हम जो है पर शर्ट के बेसिस पे हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, सो दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट यू नो इनडायरेक्ट मटेरियल, ठीक है। तो मटेरियल का बाइफर्केशन समझ में आ रहा है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। देखो ये मैं तुमको खाली बता रहा हूँ, क्वेश्चन में ना सबको दे दिया रहेगा, तुमको खाली है ना उसको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर क्या करना है, तुमको खाली उसको ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो डायरेक्ट मटेरियल इज अ कॉस्ट, इनडायरेक्ट मटेरियल इज ऑल्सो अ कॉस्ट, और अगर ये दोनों कॉस्ट है तो ये दोनों मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में दिखेंगे। कौन से साइड पे दिखेंगे? डेबिट साइड, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इज ऑल्सो विच टाइप ऑफ अकाउंट? इट इज अ नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। तो ये जितने भी कॉस्ट मैंने लिखे ना, ये सब का प्रेजेंटेशन किधर आने वाला है? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ऑन विच साइड? ऑन द डेबिट साइड, ठीक है। तो डायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट मटेरियल का बाइफर्केशन समझ गया, ठीक है। फिर डायरेक्ट वेजेस क्या होता है? देखो एक शर्ट को स्टिच करने के लिए सपोज हम लोग ने अपने पास एक लेबर है, ये लेता है 200 रुपया स्टिचिंग का चार्जेस, ठीक है। तो एक शर्ट बनाएंगे तो उसको 200 रुपया देना पड़ेगा, और एक शर्ट बनाएंगे तो और एक बार अपने को 200 देना पड़ेगा। तो क्या ये जो 200 रुपीज़ है ये पर शर्ट आइडेंटिफाइबल है कि नहीं है? आइडेंटिफाइबल है, मतलब इट विल बी कॉल्ड एज व्हाट यू नो डायरेक्ट वेजेस, ठीक है। तो एक शर्ट में 200 रुपया, और एक शर्ट में 200 रुपया, और एक शर्ट में 200 रुपया, ऐसा अगर हम उसको डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, दैट मीन्स इट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज व्हाट यू नो डायरेक्ट वेजेस, ठीक है। फिर है ना ऐसे बहुत सारे लेबर लोग काम कर रहे हैं, और ये सबके लिए हम लोग ने एक सुपरवाइजर को बिठाया है, ठीक है। और ये सुपरवाइजर खाली चेक करता है कि ये लोग बराबर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और ये सुपरवाइजर का जो सैलरी है ना वो 10,000 रुपीज़ पर मंथ है, ठीक है। 10,000 रुपीज़ पर मंथ, ठीक है। तो ये सुपरवाइजर का जो भी सैलरी रहेगा, ये सैलरी डायरेक्ट लेबर में आएगा कि इनडायरेक्ट लेबर में आएगा? चलो बोलो। इनडायरेक्ट में आएगा। अच्छा, ये क्यों इनडायरेक्ट में आएगा? क्योंकि क्या ये सुपरवाइजर का सैलरी पर शर्ट के हिसाब से जा रहा है कि पर मंथ के हिसाब से जा रहा है? पर मंथ, ठीक है। सो एनीथिंग दैट इज पर शर्ट और पर प्रोडक्ट विल बी डायरेक्ट, एनीथिंग दैट इज पर मंथ और पर एनम विल बी व्हाट यू नो विल बी इनडायरेक्ट, ठीक है। तो ये चला जाएगा तुम्हारा इनडायरेक्ट वेजेस के अंदर, ठीक है। तुम्हारे फैक्ट्री के बाहर एक वॉचमैन खड़ा है जिसका पगार है 15,000 रुपया पर मंथ, डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? बोलो। ये भी क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट, ठीक है। तो जो भी पर यूनिट हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं दैट विल बिकम डायरेक्ट, और जो भी पर मंथ वगैरह कुछ भी रहेगा दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट? इनडायरेक्ट, ठीक है। सो डायरेक्ट वेजेस और इनडायरेक्ट वेजेस का बाइफर्केशन क्लियर है, ठीक है। नाउ व्हाट इज अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस? सपोज हम लोग ने ये जो शर्ट जो हम लोग यहाँ पे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं ना, इसका डिज़ाइन अपन ने चुरा है किसी के पास से, ठीक है। और वो बोलता है कि मेरे को पर शर्ट है ना 50 रुपीज़ तुमको पे करना है क्योंकि तुमने मेरा डिज़ाइन चोरी किया है। सो दिस इज़ लाइक अ रॉयल्टी, दिस इज़ लाइक व्हाट यू नो लाइक अ रॉयल्टी, ठीक है। तो एक शर्ट बनाएंगे तो उसको 50 रुपीज़ देना पड़ेगा, और एक शर्ट बनाएंगे तो और एक बार 50 देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो 50 रुपीज़ है ना, ये ना ही मटीरियल का चार्जेस है ना ही वेजेस का चार्जेस है, ये हम रॉयल्टी पे कर रहे हैं, एंड रॉयल्टी इज पेड पर शर्ट, रॉयल्टी इज पेड व्हाट यू नो पर शर्ट। सो इट विल बी कॉल्ड एज अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि पर शर्ट के हिसाब से पेमेंट होएगा, ठीक है। और बाकी का जो भी खर्चा बचेगा दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट यू नो अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या आ जाएगा? तो ये जो शर्ट को स्टिच करने का जो मशीन रहेगा ना, मशीन, उसका जो डिप्रिशिएशन रहेगा ना, दैट विल बी द पार्ट ऑफ अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। मतलब इन शॉर्ट तुम्हारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या आने वाला है मालूम है? जितना भी फैक्ट्री का खर्चा रहेगा ना, वो सारा का सारा तुम्हारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट रहेगा, और वो खर्चे को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। वन कैन बी कॉल्ड एज डायरेक्ट, अनदर कैन बी कॉल्ड एज व्हाट यू नो कॉल्ड एज इनडायरेक्ट, ठीक है। तो तुम्हारे लिए डायरेक्ट का डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज द डायरेक्ट का डेफिनेशन, मतलब अंडरस्टैंडिंग क्या है? पर शर्ट या पर फिनिश गुड्स अगर हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं दैट मीन्स इट इज डायरेक्ट, और अगर पर शर्ट या पर यूनिट आइडेंटिफाई नहीं कर सकते दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट यू नो इनडायरेक्ट, ठीक है। नाउ ये सारा का सारा खर्चा जो है ना, ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर दिखेगा, ठीक है। सो इफ यू लुक एट द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर डेबिट साइड पे क्या क्या आएगा? तो इधर आएगा पहले टू डायरेक्ट मटीरियल्स, टू डायरेक्ट लेबर, टू अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। सपोज ये तीनों मिला के 5 लाख रुपया हो रहा है, कितना हो रहा है ये? 5 लैक्स। फिर यहाँ पे आएगा टू इन डायरेक्ट मटीरियल्स, फिर इधर आएगा टू इन डायरेक्ट लेबर,
एंड टू अदर इनडायरेक्ट व्हाट डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सपोज ये सब मिला के कितना हो रहा है मालूम है, 2 लाख रुपया, ठीक है। सो व्हाट इज योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एज ऑफ नाउ? योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज, तुमने डायरेक्ट में 5 लाख रुपए का खर्चा किया है, इनडायरेक्ट में तुम लोग ने 2 लाख का खर्चा किया है। सो व्हाट इज योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एज ऑफ नाउ इज व्हाट इज 7 lakhs, ठीक है। तो हम ये अकाउंट को बंद करेंगे ना, तो इसमें क्रेडिट साइड पे बैलेंस आएगा, मतलब योर डेबिट साइड विल बी हैवी एंड डेबिट साइड इज अ कॉस्ट का साइड। सो यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर आएगा दैट विल बी हाउ मच, 7 lakhs। दिस 7 lakh इज कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या बोला जाएगा इसको? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। पहले यहाँ तक समझा हम लोग ने, जो भी डिस्कस किया है वो, ठीक है। अभी सपोज कि हम लोग ने 1 लाख शर्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग चालू किया, उसमें से 10,000 शर्ट्स अभी भी वर्क इन प्रोग्रेस है, ठीक है। तो मुझे बताओ कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितने यूनिट्स का कैलकुलेट करना है? देखो ये जो तुमने खर्चा किया है ना, इसमें तुमने 1 लाख यूनिट, मतलब 1 लाख शर्ट बनाने का तुमने कॉस्ट तुमने इनकर किया है, ठीक है। इसमें से 90,000 यूनिट्स जो है ना वो रेडी हो चुके हैं एंड 10,000 यूनिट्स आर वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। दे आर वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। तो मेरा जो पॉइंट है इस कि तुमने जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इनकर किया है वो 90,000 यूनिट्स का काउंट करना है कि पूरा 1 लाख यूनिट्स का काउंट करना है? तुमने खर्चा 1 लाख के ऊपर किया है, उसमें से 10,000 यूनिट ये साल में कंप्लीट नहीं हुआ है, उसका कंप्लीशन अभी कौन से ईयर में चला जाएगा? नेक्स्ट ईयर में, ठीक है। तो क्या होगा मालूम है कि जो तुम्हारा वर्क इन प्रोग्रेस रहेगा ना, वर्क इन प्रोग्रेस, उसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ व्हाट वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। यहाँ पे सपोज तुम्हारा 10,000 यूनिट्स है। अब ये 10,000 यूनिट्स का पोजीशन क्या है? क्या ये 10,000 यूनिट्स ये साल में कंप्लीट हुआ है कि नेक्स्ट ईयर में कंप्लीट होएगा? नेक्स्ट ईयर। तो इसका जो भी खर्चा रहेगा वो ये साल में कंसीडर करना है कि नेक्स्ट ईयर में कंसीडर करना है? नेक्स्ट ईयर में कंसीडर होएगा। सपोज इसके ऊपर हम लोग ने 50,000 रुपीज़ का खर्चा करके रखा है, लेकिन अभी तक ये यूनिट्स कंप्लीट हुआ नहीं है, ठीक है। सो व्हाट इज अ बैलेंसिंग फिगर ओवर ईयर? 6,50,000। नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस 6,50,000? ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है कितने यूनिट्स का? 90,000 यूनिट्स। मतलब जो तुमने फिनिश गुड जो तुमने कंप्लीट कर लिया ना 90,000 यूनिट्स का, उसको बनाने का टोटल खर्चा कितना आ रहा है यहाँ पे? 6,50,000। सो दिस 6,50,000 इज कॉल्ड एज व्हाट योर फाइनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या बोला जाएगा इसको? फाइनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। सो यहाँ पे कौन सा नया पॉइंट आया मालूम है? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। सो व्हाट इज अ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस? 50,000, ठीक है। ये 50,000 का मतलब ये है कि तुमने करंट ईयर में ये 50,000 का खर्चा किया है, लेकिन ये 50,000 का खर्चा ये साल का नहीं है। इट इज गोइंग टू बी इनकर्ड नाउ इन विच ईयर? इन द नेक्स्ट ईयर, बिकॉज द गुड्स आर गोइंग टू बी कंप्लीटेड इन विच ईयर? इन द नेक्स्ट ईयर, ठीक है। सपोज हमने नेक्स्ट ईयर का मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाया, तो ये 50,000 किधर जाएगा? सपोज ये नेक्स्ट ईयर का मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है, तो ये नेक्स्ट ईयर का मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में ये 50,000 किधर जाएगा? तो नेक्स्ट ईयर के मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में किधर जाएगा? डेबिट साइड। एंड दिस विल बी कॉल्ड एज टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, और ये 50,000 यहाँ पे आएगा। फिर हम ये पहले जो है ये 10,000 यूनिट्स के ऊपर काम करेंगे, फिर हम नया यूनिट्स को भी मैन्युफैक्चर करेंगे, ऐसा करके ये प्रोसेस जो है ये चलता जाएगा, ठीक है। सो माय क्वेश्चन इज, इफ यू सी एनी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, तो उसको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में किधर दिखाना है? क्रेडिट साइड, ठीक है। व्हाई इट इज गोइंग टू कम ऑन द क्रेडिट साइड? बिकॉज ये करंट ईयर का कॉस्ट नहीं है। दिस कॉस्ट इज गोइंग टू बी इनकर्ड इन विच ईयर? नाउ इन द नेक्स्ट ईयर, ठीक है। इफ यू सी एनी ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस इन द क्वेश्चन, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस किधर आएगा? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में कौन सी साइड पे आएगा? डेबिट साइड, ठीक है। सो हाउ योर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट विल अपीयर? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे आएगा प्राइम कॉस्ट, फिर यहाँ पे आएगा ओवरहेड्स। इफ यू एनी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, वो क्रेडिट साइड पे आएगा। इफ यू हैव एनी ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, वो डेबिट साइड पे आएगा। और ये सब का जो नेट आंसर रहेगा दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो, इसके अलावा क्या होता है मालूम है? समटाइम्स हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऐसा होता है जिसमें से बाय प्रोडक्ट निकलता है। जिसमें से क्या निकलता है? बाय प्रोडक्ट, ठीक है। और ये बाय प्रोडक्ट को हम लोग स्क्रैप कर देते हैं। क्या कर देते हैं हम लोग? स्क्रैप,
ठीक है। तो जो बाई प्रोडक्ट का स्क्रैप का जो भी अमाउंट रहेगा उसको क्या करना है, तो उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से कम करना है, ठीक है। तो उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से कैसे कम करेंगे, तो उसको लिखना पड़ेगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में कौन से साइड पे, ऑन द क्रेडिट साइड। तो यहां पे आएगा बाय सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट, समटाइम दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेल ऑफ स्क्रैप। क्या बोलेंगे इसको, सेल ऑफ स्क्रैप। सपोज यहाँ पे अपने को 20,000 का स्क्रैप मिला है, तो अगर 20,000 का स्क्रैप मिला रहेगा तो यहाँ पे तुम्हारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो जाएगा। व्हाट विल बी योर फाइनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नाउ, 6,30,000, ठीक है। सो दिस इज हाउ योर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इज गोइंग टू अपीयर, ठीक है। तो क्या क्या आएगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में बताओ जरा, डेबिट साइड पे क्या क्या आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में सब आ जाएगा, क्या क्या आ जाएगा, सब मतलब डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये तीनों ले लेना है, ठीक है। सो दैट इज योर 5 लाख रुपीज, ठीक है। दूसरा क्या आएगा तुम्हारे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे, ओवरहेड्स, ठीक है। ओवरहेड्स के अंदर इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस, अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सब कुछ आ जाएगा, जिसका अमाउंट कितना है यहाँ पे 2 lakhs। If you see closing stock of work in progress, it will appear in the manufacturing account on the credit side. If you see opening stock of work in progress, it will appear in the manufacturing account on which side? Debit side. If you see any sale of scrap, it is going to appear in the manufacturing account on which side? On the credit side. तो sale of scrap क्या करता है, तुम्हारे cost को कम कर देता है. So your balancing figure is going to be cost of what? Cost of production. ठीक है, मुझे बताओ ये क्या है, क्या 6,30,000 is what? नहीं क्या मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो अपने को समझा, लेकिन इसको मतलब कैसे आइडेंटिफाई करने का, व्हाट एग्जैक्टली 6,30,000, ये 6,30,000 है ना, ये तुम्हारा जो 90,000 शर्ट्स अपन ने बनाया ना, उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। क्या है उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ठीक है। सो व्हाट विल बी द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, तो 6,30,000 को डिवाइड करना पड़ेगा, किसके साथ डिवाइड करना पड़ेगा, विथ 90 मीन्स विथ 90,000। सो व्हाट विल बी द कॉस्ट पर शर्ट, ये चलो कितना आएगा 700, ठीक है। मतलब एक शर्ट बनाने के लिए कितने का खर्चा किया तुम लोग ने, 700 ठीक है। फिर इसके ऊपर हम लोग प्रॉफिट ऐड करके इसको क्या कर देंगे, इसको सेल करेंगे। दिस इज कॉल्ड एज योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो 700 रुपये कैसे मिला समझा, 6,30,000 टोटल है, कितना यूनिट्स तुमने मैन्युफैक्चर किया है, 90,000 शर्ट्स रेडी किया है। सो 6,30,000 डिवाइडेड बाय 90,000 विल गिव यू व्हाट, 700। तो एक शर्ट को बनाने का, सॉरी अच्छा ओनली 7, हाँ ठीक है, वो भी अभी एग्जाम्पल में ले लो तुम लोग। तुमको ये इधर एक ज़ीरो बढ़ाना है तो मैं सब जगह पे बढ़ा देता हूँ, तो 70 रुपया हो जाएगा, ठीक है। चलो 7 रुपया, तो 7 रुपया क्या है मेरे को बताओ, 7 रुपीज़ इज़ वॉट, इट इज़ अ कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वन फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। अभी ये जो फिनिश्ड गुड्स है, ठीक है, क्या हुआ, 7 रुपये का शर्ट अच्छा नहीं लगा ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। दिस विल बी ट्रांसफर टू विच अकाउंट नाउ, ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। अब ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है ना, इसमें हम यहाँ पे लिखेंगे टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कितना यूनिट्स बनाया हम लोग ने, 90,000। एक यूनिट का बनाने का खर्चा कितना है, 7, ठीक है। सो योर ट्रेडिंग अकाउंट विल हैव ऑन द डेबिट साइड 6,30,000, ठीक है। मतलब सपोज अगर हम लोग ये बिजनेस फर्स्ट ईयर में कर रहे हैं तो हमारे पास कितना यूनिट्स है बेचने के लिए बताओ जरा, 90,000 यूनिट्स है, ठीक है। सो 90,000 यूनिट्स आर अवेलेबल फॉर व्हाट, फॉर सेल, ठीक है। सपोज अगर हमने सारे के सारे 90,000 यूनिट्स बेच दिए तो यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे क्या आएगा मालूम है, बाय सेल्स, ठीक है। सपोज हमने सारे 90,000 यूनिट्स को 10 रुपये में बेचा, सो व्हाट विल बी योर सेल्स, 9 lakhs, ठीक है। योर ट्रेडिंग अकाउंट विल बी गेटिंग क्लोज, तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट बंद हो जाएगा और यहाँ पे तुमको मिल जाएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट। सो व्हाट विल बी ग्रॉस प्रॉफिट, 90,000 इंटू 3 रुपीज़ पर यूनिट, ऐसा करके 2,70,000 का तुमको क्या मिल जाएगा मालूम है, ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। अगर ये फर्स्ट ईयर है तो, और अगर हमने सारे यूनिट्स बेच दिए तो, ठीक है। सपोज हमने 90,000 यूनिट्स नहीं बेचे हैं और खाली 70,000 यूनिट्स बेचे हैं, तो क्या करने का बताओ। तो सेल्स में कितना आएगा, 90,000 यूनिट्स बेचा है कि 70,000 बेचा है, 70,000, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 70,000 इंटू वॉट, इंटू 10। सो व्हाट विल बी योर सेल्स, 7 lakhs, ठीक है। क्या अभी हम ट्रेडिंग अकाउंट को बंद कर सकते हैं, अरे क्लोजिंग स्टॉक भी तो आएगा ना,
ठीक है। तो यहाँ पे आएगा बाय व्हाट, बाय क्लोजिंग स्टॉक। कितना आएगा क्लोजिंग स्टॉक में? 20,000 यूनिट्स आएगा। कितना यूनिट्स आएगा? 20,000, ठीक है। और क्लोजिंग स्टॉक को क्या प्राइस पे वैल्यू करोगे? 7 रुपीज़, दैट इज एट द कॉस्ट प्राइस। तो इनटू क्या करना है? इनटू 7, ठीक है। फिर बैलेंसिंग फिगर क्या रहेगा तुम्हारा? ग्रॉस प्रॉफिट। पर कुछ समझ में आ रहा है? ठीक है। तो मुझे बताओ, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकलेगा उसको कहाँ पे लेके जाना है? ट्रेडिंग अकाउंट में। कौन से साइड पे? डेबिट साइड, ठीक है। सपोज तुम्हारे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ऑलरेडी ओपनिंग स्टॉक भी है यहाँ पे, टू ओपनिंग स्टॉक। सपोज ये ओपनिंग स्टॉक 10,000 यूनिट्स है और ये 10,000 यूनिट्स जो है ये तुमने मैन्युफैक्चर किए थे 6 रुपये में, ठीक है। सो दिस विल कम टू हाउ मच? 60,000, ठीक है। अब मुझे बताओ कि अगर हम लोग ने यहाँ पे टोटल यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल कितना है अपने पास? 10,000 ओपनिंग स्टॉक का है। करंट ईयर में हमने कितना मैन्युफैक्चर किया? 90,000। सो हाउ मेनी यूनिट्स आर अवेलेबल फॉर सेल? 1 लाख यूनिट्स, ठीक है। सपोज 1 लाख यूनिट में से हमने 70,000 यूनिट्स बेच दिया एट द रेट ऑफ ₹10, तो कितना क्लोजिंग स्टॉक बचेगा? 20 आएगा कि 30 आएगा अभी? अरे 30,000 हो जाएगा ना अभी, ठीक है। अब ये 30,000 यूनिट्स को क्या प्राइस पे वैल्यू करने का? यस, सो इट कैन बी एज पर फीफो मेथड, एज पर लीफो मेथड, और इट कैन बी एज पर वेटेड एवरेज मेथड, ठीक है। मेरे को बताओ AS2 में कौन सा मेथड रिकॉग्नाइज्ड है? फीफो एंड वेटेड एवरेज, ठीक है। तो ये दोनों में से कोई भी एक ही मेथड के हिसाब से वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ व्हाट वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। चलो, तो अभी मुझे ये बताओ, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले क्या बनाएगा? चलो, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आएगा। व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को किधर लेके जाने का? ट्रेडिंग अकाउंट। फिर ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्या क्या आएगा फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन? तो 4 ही आइटम आएगा खाली। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड सेल ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। फिर इसका बैलेंसिंग फिगर विल बी आइदर ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, ठीक है। मुझे बताओ, P&L अकाउंट में कोई चेंजेस होएगा कि P&L अकाउंट सेम ही रहेगा? सेम, ठीक है। फॉर ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन P&L अकाउंट में ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस था एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन था। यहाँ पे भी तुम्हारे P&L अकाउंट में ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन आएगा और तुम्हारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, ठीक है। सो व्हाट इज गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन? जितने भी फैक्ट्री के एक्सपेंसेस है वो सारे के सारे किसके अंदर आ जाएंगे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में। एंड दे आर गोइंग टू बी बाइफर्केटेड एज व्हाट एज डायरेक्ट एक्सपेंस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंस इज प्राइमरीली कॉल्ड एज व्हाट कॉस्ट? प्राइम कॉस्ट। और इनडायरेक्ट फैक्ट्री का खर्चा इज कॉल्ड एज ओवरहेड्स, ठीक है। ये याद रखना, कभी कभी ये लोग यूज कर देते हैं इसको, ठीक है। चलो, सो दिस इज हाउ योर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इज गोइंग टू बी प्रिपेयर्ड इन दिस पर्टिकुलर दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, ठीक है। चलो, हैव यू अंडरस्टूड व्हाट विल कम इन द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट? अरे लास्ट बार मेरे को बता दो क्या क्या आएगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर? डेबिट साइड पे क्या क्या आएगा? हाँ, मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब प्राइम कॉस्ट आएगा, ठीक है, उसके अंदर तीनों आ जाएगा। फिर दूसरा ओवरहेड्स, ठीक है, उसके अंदर भी तीनों आ जाएगा, ठीक है। फिर ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस किधर आएगा? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में डेबिट साइड। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस किधर आएगा? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड। सेल ऑफ स्क्रैप, सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट किधर आएगा? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड। व्हाट विल बी द बैलेंसिंग फिगर इन द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कौन से अकाउंट में लेके जाना है? ट्रेडिंग अकाउंट। ऑन विच साइड? ऑन द डेबिट साइड, ठीक है। So have you understood what is going to be the format of the manufacturing account? हाँ ऑब्वियसली, मतलब क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस विल कम इन द बैलेंस शीट असेट ऑल्सो। और बैलेंस शीट असेट में और एक क्लोजिंग स्टॉक आएगा, किसका? फिनिश गुड्स का, ठीक है। और एक क्लोजिंग स्टॉक आएगा, क्योंकि हम मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो हम रॉ मटेरियल बाय करेंगे, तो रॉ मटेरियल का भी क्या रहेगा मालूम है? क्लोजिंग स्टॉक रहेगा, ठीक है। तो अभी क्या होगा मालूम है? 3 ओपनिंग स्टॉक दिखेंगे, 3 क्लोजिंग स्टॉक दिखेंगे। कौन से ओपनिंग स्टॉक दिखेंगे? रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, ठीक है। और 3 क्लोजिंग स्टॉक रहेंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स, ठीक है। तो ऐसा करके जो है 3 ओपनिंग स्टॉक, 3 क्लोजिंग स्टॉक का इंफॉर्मेशन दिया हो रहेगा अभी ट्रायल बैलेंस के अंदर, ओके। जो भी हम पहला 2 क्वेश्चन करेंगे ना, उसमें सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? खाली मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। देन वी विल गो फॉर फुल फ्लेज क्वेश्चंस। देखो, मैंने है ना फाइनल अकाउंट्स जब आपने किया ना, तभी मैंने बोला था ट्रेडिंग अकाउंट इज फिनिश गुड्स अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट इज विच अकाउंट? फिनिश गुड्स अकाउंट, ठीक है। तो अब मेरे को बता, रॉ मटेरियल किधर आएगा?
मैन्युफैक्चरिंग में। मैन्युफैक्चरिंग में भी किधर आएगा बोल, चल चल, ये 6 जगह है, बोल किधर आएगा। जो रॉ मटेरियल है ना, रॉ मटेरियल इज डायरेक्ट मटेरियल्स, ठीक है। तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक आएगा। अभी हम लोग परचेज क्या करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन परचेज क्या करेगा, रॉ मटेरियल। सो यहाँ पे जो डायरेक्ट मटेरियल है ना, उसके अंदर ओपनिंग स्टॉक भी आएगा, परचेज भी आएगा और क्लोजिंग स्टॉक माइनस करेंगे, ऐसा करके इसका पूरा प्रेजेंटेशन आएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ। पंकज, मिस्टर पंकज runs a factory which produces motor spares of export quality. The following details were obtained from his manufacturing expenses for the year ended 31st March 2023. पहला इंफॉर्मेशन दिया है WIP का। व्हाट इज WIP? वर्क इन प्रोग्रेस या वर्क इन प्रोसेस इज वन एंड द सेम, ठीक है। वी आर गिवन ओपनिंग एंड वी आर गिवन क्लोजिंग, ठीक है। चलो बताओ, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस किधर जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में डेबिट साइड, ठीक है। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस किधर जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड। चलो फिर है रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल का परचेज है, रॉ मटेरियल का ओपनिंग है, रॉ मटेरियल का क्लोजिंग है, रॉ मटेरियल का रिटर्न्स है, और फिर दिया हुआ है इनडायरेक्ट मटेरियल, ठीक है। तो ये सब कुछ है ना एक साथ में एडजस्ट करने का। तो किसको किसको एडजस्ट करेंगे एक साथ में? परचेजेस, ओपनिंग, क्लोजिंग एंड रिटर्न, ठीक है। अच्छा, ये सबको एक साथ में कैसे एडजस्ट करने का? तो रॉ मटेरियल में हम कैलकुलेट करेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम। व्हाट आर वी गोइंग टू कैलकुलेट? रॉ मटेरियल कंज्यूम, ठीक है। हाउ वी विल कैलकुलेट द रॉ मटेरियल कंज्यूम? तो सबसे पहले आएगा ओपनिंग स्टॉक, किसका? रॉ मटेरियल का, ठीक है। फिर इसमें आएगा परचेजेस, किसका परचेजेस आएगा? रॉ मटेरियल। फिर अगर कुछ रिटर्न्स हुआ रहेगा तो वो माइनस हो जाएगा, माइनस रिटर्न्स, किसका रिटर्न्स? रॉ मटेरियल, ठीक है। फिर अगर रॉ मटेरियल को परचेस करने के टाइम पे कुछ अगर हम लोग ने एक्सपेंसेस इनकर किया रहेगा तो वो उसको हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे? ऐड करेंगे। तो यहाँ पे होएगा ऐड परचेज कॉस्ट, किसका आएगा? ये भी रॉ मटेरियल। और फिर हम लेस करेंगे इसमें से क्लोजिंग स्टॉक, किसका क्लोजिंग स्टॉक माइनस करेंगे? रॉ मटेरियल। ये सब कुछ एडजस्ट करने के बाद जो आएगा उसको बोलते हैं RMC। व्हाट इज RMC? रॉ मटेरियल कंज्यूम, ठीक है। सो हाउ टू कैलकुलेट रॉ मटेरियल कंज्यूम? सो स्टार्ट किधर से करना है? ओपनिंग स्टॉक, किसका? रॉ मटेरियल। फिर ऐड क्या करेंगे? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस रिटर्न्स ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। ये इसका प्रेजेंटेशन देना है अपने को एक साथ में, राइट। चलो फिर यहाँ पे इनडायरेक्ट मटेरियल है, तो इनडायरेक्ट मटेरियल किधर जाएगा? तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में डेबिट साइड। वेजिस में डायरेक्ट वेजिस है तो ये भी जाएगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में डेबिट साइड। इनडायरेक्ट वेजिस भी जाएगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में डेबिट साइड। फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस में दिया हुआ है रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, तो ये भी जाएगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में डेबिट साइड। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस किधर जाएगा? चलो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। अच्छा, ये रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस किसका होता है? प्लांट एंड मशीनरी का, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में जो भी रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस प्लांट एंड मशीनरी का होएगा वो उनका प्रोडक्शन करने का खर्चा होएगा, बराबर है। तो ये भी जाएगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में कौन से साइड पे? डेबिट साइड। डेप्रीशिएशन ऑन फैक्ट्री शेड, मतलब डेप्रीशिएशन ऑफ फैक्ट्री किधर जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में डेबिट साइड, ठीक है। तो अभी जो भी फैक्ट्री का खर्चा है ना वो सब कुछ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में लेके जाना है, ओके। डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, तो डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी भी जाएगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में कौन से साइड पे? डेबिट साइड, राइट। तो कौन सा डेप्रीशिएशन P&L अकाउंट में जाएगा? व्हीकल्स का जाएगा। फिर सपोज के तुम्हारे ऑफिस के अंदर अगर कोई एसेट है तो उसका डिप्रीशिएशन भी किधर जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो कौन सा डिप्रीशिएशन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाएगा? तो जितने भी फैक्ट्री के एसेट्स है ना उसका सारा का सारा डिप्रीशिएशन अभी किधर चला जाएगा? तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, ओके। फिर यहाँ पे दिया हुआ है बाय प्रोडक्ट एट सेलिंग प्राइस, ठीक है। सो बाय प्रोडक्ट विल ऑलवेज रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन,
तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करेगा तो ये जाएगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में किधर, क्रेडिट साइड, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ऑफ मिस्टर पंकज फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा डिटेल्स है ना, ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग का दिया हुआ है, तो ऐसा 5 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या प्रिपेयर करना है तुम लोग को, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। ये समझा, ये क्या मतलब ये क्वेश्चन में क्या हुआ समझा, ठीक है। सो विल प्रिपेयर द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, सो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023, चेक करो बराबर डेट है क्या, हाँ। ये भी नॉमिनल अकाउंट है तो इसमें भी डेबिट क्रेडिट लिखना है तुम लोग को। रुक जाओ, पूरा प्रेजेंटेशन में दे रहा हूँ ये क्वेश्चन में। जो अभी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में खाली एक की प्रेजेंटेशन का ध्यान रखना है, बाकी किधर भी कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे फर्स्ट आइटम विल ऑलवेज बी रॉ मटेरियल कंज्यूम, दैट्स इट, ठीक है। बाद में कोई भी आइटम किधर भी लिख सकते हो तुम लोग, ओके। तो क्या करना है मालूम है, पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे यहाँ पे लिखना है टू रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड, ये सबसे पहले आएगा, बाकी कुछ भी कोई भी ऑर्डर में लिख सकते हो। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में आएगा ओपनिंग स्टॉक। डू यू सी एनी ओपनिंग स्टॉक इन द क्वेश्चन रॉ मटेरियल का? हेलो, कितना है? 3,02,000, ठीक है। तो इनर कॉलम में आएगा 3,02,000, इधर प्लस माइनस साइन यूज कर सकते हैं इसके अंदर, सिर्फ रॉ मटेरियल कंज्यूम के अंदर, हाँ, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक प्लस क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, परचेजेस। खाली परचेज लिखा रहेगा तो ये किसका परचेज होगा? मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या परचेज करता है? रॉ मटेरियल। सो देयर विल बी ऑलवेज, खाली अगर परचेज लिखा रहेगा तो इट इज ऑलवेज परचेज ऑफ व्हाट, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। सो एड परचेजेस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ परचेजेस वी आर हैविंग? 12,10,000। फिर कुछ रिटर्न्स भी है तो उसको क्या करेंगे हम लोग? लेस। तो कितने का रॉ मटेरियल रिटर्न कर दिया है लोग ने? 18,000। सपोज यहाँ पे कैरेज ऑन परचेज रहेगा, फ्रेट ऑन परचेज रहेगा, तो यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन में नहीं है, तो हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे? लेस क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पे जो मैंने ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक लिखा है, ये किसका ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक है? रॉ मटेरियल का। सो व्हाट इज द क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू वी आर हैविंग? 3,10,000। So what is your raw material consumed? We are having 11 lakhs. 11 lakh 84. चलो बस ये एक ही प्रेजेंटेशन है, बाकी कोई प्रेजेंटेशन नहीं है इसके अंदर, हाँ, ठीक है। सो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में सबसे पहला आइटम क्या होना चाहिए? रॉ मटेरियल कंज्यूम। क्या हो, अलग आया कुछ? चेक कर लो भाई, बराबर है। चलो, तो रॉ मटेरियल हो गया, परचेज हो गया, ओपनिंग क्लोजिंग रिटर्न हो गया। फिर मैं लिख रहा हूं इनडायरेक्ट मटेरियल। चलो, इनडायरेक्ट मटेरियल्स कितने का है? 16,000। Then I am writing direct wages. So direct wages है 2,10,000. इनडायरेक्ट वेजेस भी है, इनडायरेक्ट वेजेस में है 48,000।
फिर डायरेक्ट एक्सपेंस में है रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, ठीक है, तो ये हम डायरेक्टली लिखेंगे यहाँ पे टू रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन। सो इसका भी अमाउंट दे दिया अपने को 1,30,000। Then we are having repairs and maintenance. Repairs and maintenance का अमाउंट है 2,30,000। Then we are having two depreciations. तो टू डेप्रीशिएशन लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। किसका किसका डिप्रीशिएशन आएगा? फैक्ट्री, सो फैक्ट्री शेड का डिप्रीशिएशन 40,000 है। दूसरा प्लांट एंड मशीनरी है, सो व्हाट इज अ प्लांट एंड मशीनरी का डिप्रीशिएशन? 60,000। सो दोनों मिला के टोटल डिप्रीशिएशन इज 1 लाख। फिर सेल ऑफ स्क्रैप है, सो दैट विल कम इन द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। सेल ऑफ स्क्रैप है कि बाय प्रोडक्ट लिखा है इधर? बाय प्रोडक्ट। $20,000। बाय प्रोडक्ट मतलब समझता है ना? हाँ, मतलब हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कुछ और कर रहे हैं, उसमें से बाय प्रोडक्ट कुछ और आएगा ऐसा। हाँ, जैसे सपोज अगर अमूल बटर का मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है तो उसका बाय प्रोडक्ट क्या रहेगा? उसका बाय प्रोडक्ट इज बटर मिल्क, ठीक है, उसका बाय प्रोडक्ट इज व्हाट इज बटर मिल्क, ठीक है। फिर ये सुनो, फिर वो बटर मिल्क को अलग से प्रोसेस करके उसको एक दूसरा प्रोडक्ट बना के भी बेचते हैं वो लोग। नहीं समझाइए, बराबर है? देखो वो बटर मिल्क जो बन रहा है ना साथ में, दैट इज अ बाय प्रोडक्ट। या तो उसको लोग फेंक देंगे, या तो ऐसा भी हो सकता है कि उसको एक नया प्रोडक्ट बना के उसके ऊपर और थोड़ा बहुत है ना खर्चा करके उसको एक दूसरा मार्केटेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके उसको क्या कर देंगे, उसको सेल करेंगे, ठीक है। तो ऐसा भी चलता है बहुत सारी इंडस्ट्री में। चलो यहाँ पे हो गया। ओके, अभी क्या बचा है? वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। सो इधर आएगा टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ work in process, so 3,90,000 by closing stock of work in process। तो वो कितना आ रहा है? 5,07,000। बस हो गया, इसको बंद करो। इसका जो बैलेंसिंग फिगर है वो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे। तो इधर लिखना क्या है मालूम है? बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हाँ, फिर बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इधर ब्रैकेट में तुमको लिखना है ट्रांसफ़र टू ट्रेडिंग अकाउंट। बोलो कितना आ रहा है? तो डेबिट साइड पूरा ऐड करो, उसमें से दो ही आइटम माइनस करना है, 20,000 एंड 5,07,000। तुमको FI बीकॉम में है ये टॉपिक? आएगा ये आएगा आएगा। COP बताओ ना, COP।
चलो मतलब जितना फिनिश गुड्स रेडी हुआ है वो सबको बनाने का खर्चा इज 17,81,000 ना, दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। टोटल कितना आ रहा है? 23,08,000। चलो इजी था ना ये। चेक कर ला तुम लोग, खाली कोई गड़बड़ नहीं करना चाहिए। हाँ चलो क्वेश्चन नंबर 12 ट्राई करो। सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने का है और कुछ नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है जिसमें सब बनाने का है, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट, एवरीथिंग। ये पढ़ाई भी करो, ये सीरीज वीरीज बाद में देखना तुम लोग। कौन सा सीरीज देख रहा था? जैन में स्विच हो रहा है। हाँ ये बताओ, हायर चार्जेस ऑफ मशीन एट द रेट ऑफ 0.60 पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड। तो नीचे डिटेल्स दिया हुआ है ना। सो यूनिट्स प्रोड्यूसर हाउ मच? 5 lakhs। तो इसका अमाउंट कैसे कैलकुलेट किया रहेगा तुम लोग ने? 5 lakhs इंटू 0.60, ठीक है। चलो ये वाला अमाउंट तो दे दिया है। डायरेक्ट वेजेस, अभी डायरेक्ट वेजेस का अमाउंट कैलकुलेट करना है। इट इज़ कॉन्ट्रैक्टेड एट द रेट ऑफ 0.80 पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड एंड 0.40 पर यूनिट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। तो इसमें दो चीज़ का एडिशन है। सो वन विल बी 5 lakhs इंटू 0.80 प्लस what is the closing stock of work in progress we are having? 12,000, ठीक है। सो प्लस 12,000 इंटू क्या होएगा? 0.40 आया ना ये, ठीक है। फिर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का अमाउंट दे दिया है, ठीक है। सो ओनली 2 थिंग्स, दैट इज वन इज हायर चार्जेस का अमाउंट, दूसरा डायरेक्ट वेजेस का अमाउंट, ये दोनों कैलकुलेट करना है, ठीक है। फिर ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस किधर डाला तुम लोग ने? मैन्युफैक्चरिंग डेबिट। क्लोजिंग स्टॉक विल बी मैन्युफैक्चरिंग क्रेडिट। फिर ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल परचेजेस, ये तीनों से क्या निकाला रहेगा तुम लोग ने? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ठीक है। फिर उसके बाद हायर चार्जेस आएगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे, एंड देन हायर चार्जेस ऑफ द फैक्ट्री शेड, ये भी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में डेबिट साइड। डायरेक्ट वेजेस भी डेबिट साइड, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस भी डेबिट साइड, ओके। ये सब करने के बाद में सीओपी कितना मिला? 4,000। चलो ये आएगा तुम्हारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कुछ अलग है? 19 लाख 4,000 है कि 800 है? तो 19 लाख 4,000 किसको आया? तेरे को आया? ये भाई चेक करो बरोबर से। 800 ही है। $3,200 का डिफरेंस है। टोटलिंग मिस्टेक किया है कुछ? ये डायरेक्ट वेजेस का टोटल बताओ कितना है? कुछ और लिया था? 8,000 लिखा था। चलो क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ। चलो अभी ये फुल फ्लेज क्वेश्चन है। फुल फ्लेज क्वेश्चन मतलब सब कुछ प्रिपेयर करना है इसमें। मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, पीएनएल एंड बैलेंस शीट, एवरीथिंग इज देयर। चलो देखो क्या दिया है। ऑन 31 मार्च 2022 द ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर वाइट वेर एज फॉलोज। अभी ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है अपने को। स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2021, तो ये ओपनिंग स्टॉक है, ठीक है। तो 3 ओपनिंग स्टॉक है देखो यहाँ पे। तो ओपनिंग स्टॉक है रॉ मटेरियल का, ओपनिंग स्टॉक है वर्क इन प्रोग्रेस का, एंड ओपनिंग स्टॉक है ऑफ फिनिश गुड्स। तो मुझे बताओ रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक किधर जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में डेबिट साइड। वर्क इन प्रोग्रेस ऑल्सो मैन्युफैक्चरिंग डेबिट,
फिनिश गुड्स का जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट में। देन डेटर्स विल बी बैलेंस शीट असेट, कैरेज ऑन परचेजेस, तो ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे जाएगा, लेकिन इसको किस में ऐड करना है तुमको मालूम है? रॉ मटेरियल कंज्यूम के अंदर ऐड करना है उसको। बिल्स रिसीवेबल विल बी बैलेंस शीट असेट, वेजेस विल बी मैन्युफैक्चरिंग डेबिट। क्या हुआ? चलो मैं आगे बढ़ूँ क्या? Salaries will be profit and loss account debit, telephone, postage, etc. This will be profit and loss account debit. Repairs on office furniture, तो profit and loss account debit. Cash and bank will be balance sheet asset. Office furniture balance sheet asset. Repairs to plant दिया हुआ है, repairs to plant will be manufacturing account debit. Purchases manufacturing account debit. Plant and machinery balance sheet asset. खाली रेंट दिया रहेगा, कुछ भी नहीं दिया रहेगा तो P&L में डेबिट में चला जाएगा, ठीक है। तो ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। लाइटिंग जो यूज़ होता है फैक्ट्री में यूज़ होता है, ठीक है। सो दिस विल बी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट डेबिट। जनरल एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। क्रेडिट बैलेंसेस में क्रेडिटर्स विल बी बैलेंस शीट लायबिलिटी, बिल्स पेएबल बैलेंस शीट लायबिलिटी, सेल ऑफ स्क्रैप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, कमीशन रिसीव्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ये ओल्ड पीडीडी है। फिर कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट लायबिलिटी, सेल्स विल बी ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट विल बी बैलेंस शीट लायबिलिटी। चलो ये तुम्हारा ट्रायल बैलेंस का बाइफर्केशन है। Now the following additional information is available. Stock on 31st March 2022 were raw material 16,200, finished goods 18,100, सेमी फिनिश्ड गुड्स मतलब वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है, उसका 7,800। ये सबका एक कॉमन इफेक्ट क्या है? बैलेंस शीट में असेट साइड, सबका एक कॉमन इफेक्ट इज बैलेंस शीट विच साइड? असेट साइड। रॉ मटेरियल का सेकंड इफेक्ट बताओ क्या होएगा? लेस फ्रॉम, जब भी तुम लोग रॉ मटेरियल कंज्यूम कैलकुलेट करोगे तो वहां से क्या करना है? लेस। फिनिश्ड गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड, सेमी फिनिश्ड गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक विल बी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड। यार है समझ में? Salaries and wages unpaid for March 2022 were respectively 900 and 2000। तो आउटस्टैंडिंग सैलरीज कितना है? 900। आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना है? 2000, ठीक है। 900 का दो इफेक्ट बताओ क्या आएगा? एड टू सैलरीज एंड बैलेंस शीट लायबिलिटी, ठीक है। 2000 का दो इफेक्ट बताओ वेजेस का, एड टू वेजेस मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट डेबिट में, और दूसरा इफेक्ट आएगा तुम्हारा बैलेंस शीट लायबिलिटी। मशीनरी इज टू बी डेप्रीशिएटेड बाय 10% एंड ऑफिस फर्नीचर बाय 7.5%। मशीनरी का डेप्रीशिएशन का पहला इफेक्ट आएगा लेस फ्रॉम मशीनरी, ऑफिस फर्नीचर का पहला इफेक्ट आएगा लेस फ्रॉम ऑफिस फर्नीचर। डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी का दूसरा इफेक्ट किधर आएगा? मशीनरी का दूसरा इफेक्ट किधर आएगा? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में डेबिट साइड, ठीक है। और ऑफिस फर्नीचर का दूसरा इफेक्ट किधर आएगा डेप्रीशिएशन का? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन द डेबिट साइड। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन्ड एट 1% ऑन सेल्स। अंडरलाइन करो उधर, डेटर्स के ऊपर नहीं है ये परसेंटेज। चलो किसके ऊपर दिया हुआ है? 1% ऑन सेल्स। दो इफेक्ट बताओ चलो इसका। लेस फ्रॉम डेटर्स एंड P&L अकाउंट में डेबिट साइड, लेकिन खाली अमाउंट जो कैलकुलेट करोगे किसके ऊपर कैलकुलेट करोगे? सेल्स के ऊपर। सो दिस विल बी लेस फ्रॉम डेटर्स एंड P&L अकाउंट में डेबिट साइड। ऑफिस प्रीमाइसेस ऑक्यूपाई 1/4 ऑफ द टोटल एरिया। चलो ये क्या इंफॉर्मेशन है? हाँ, तो 1/4 एरिया अगर ऑफिस का है तो बाकी का 3/4 ऑफ द एरिया किसका रहेगा? ऑब्वियस बात है फैक्ट्री का रहेगा, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन हमको क्यों दिया है? तो ये इन्फॉर्मेशन हमको रेंट के लिए दिया हुआ है। किसके लिए दिया हुआ है? रेंट, ठीक है। सो व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ द रेंट वी आर हैविंग?
6,000, ठीक है। तो ये 6,000 को ब्रेक करना पड़ेगा दो पार्ट में, ठीक है। वन पार्ट विल बी इन द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट डेबिट साइड, अनदर पार्ट विल बी इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। तो मुझे बताओ मैन्युफैक्चरिंग में डेबिट साइड पे कितना जाएगा। तो 6,000 इंटू 3/4 विल बी ट्रांसफर टू मैन्युफैक्चरिंग डेबिट एंड 6,000 इंटू 1/4 विल बी ट्रांसफर टू P&L अकाउंट डेबिट साइड। मुझे बताओ ये एडजस्टमेंट है कि इंफॉर्मेशन है। जो इन्फॉर्मेशन है ये, ठीक है। मतलब तुमको सिंपली 6,000 को ब्रेक करना है दो पार्ट में, एक पार्ट जाएगा मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा पार्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये समझा कि नहीं, ठीक है। फिर और एक इन्फॉर्मेशन है, लाइटिंग इज टू बी चार्ज एज 2/3 टू द फैक्ट्री एंड 1/3 टू द ऑफिस, ठीक है। तो मेरे को बताओ क्या ये पूरा का पूरा 1350 मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा क्या? नहीं। तो मैन्युफैक्चरिंग में कितना जाएगा? 2/3 जाएगा इसका और 1/3 किधर चला जाएगा? ऑफिस। तो हमने को लाइटिंग को भी ब्रेक करना पड़ेगा दो पार्ट्स में। तो ये भी एडजस्टमेंट नहीं है, ये इंफॉर्मेशन है। तो तुमको ब्रेक करने को आना चाहिए इसको। प्रिपेयर द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट रिलेटिंग टू 31 मार्च 2022। चलो ये फुल फ्लेज क्वेश्चन है, 15 मार्क का क्वेश्चन आता है, 15 मार्क्स, और ये एग्जामिनेशन क्वेश्चन ही है। हाँ, इसका फॉर्मेट देखो, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फुल पेज रहेगा, ट्रेडिंग P&L एक पेज पे आएगा और एक पेज पे आएगा बैलेंस शीट। हाँ, उस तरीके का फॉर्मेट ड्रॉ करना। सॉल्व कर रहे हो कि मैं भी करूँ साथ में? अभी मेरे साइड से सिंगल एंट्री और NPO ये दो बचेगा, दोनों वो भी दोनों बड़े बड़े टॉपिक्स है। क्वेश्चन कब तक खत्म होगा? अभी निशित सर आएंगे ना को पूछना पड़ेगा। अनूप का कितना बाकी है? बाकी है, अच्छा खासा बाकी है। मतलब हम दोनों का सेम बाकी रहेगा। तो फिर इशू ऑफ शेयर्स चालू है, इशू ऑफ डिबेंचर छोटा है, फिर बोनस भी छोटा है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में टाइम लगेगा और उसके बाद में रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, वो भी ठीक है, वो मीडियम है। मैथ्स में कितना बाकी है? 4 चैप्टर। तुम लोग को 12th में होता है इशू ऑफ डिबेंचर्स, ये CBSE वाले करेगा ना, ICSE का। रिडम्पशन भी था। तो वो लोग मतलब ये लोग का तो अच्छा खासा सिलेबस है फिर ICSE वाले का। कैश फ्लो स्टेटमेंट का ICSE में NPO नहीं होता है, सिंगल एंट्री भी नहीं रहेगा ICSE का सिलेबस में। ट्वेल्थ स्टैंडर्ड का NPO तो बहुत इजी था ना 12th में। सिंगल एंट्री इज लाइक फाइनल अकाउंट्स ओनली, तो इतना मगजमारी नहीं होएगा उसमें। हाँ, ये देख लो, तुम्हारा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड ऐसा आएगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कितना अमाउंट बोल आगे। कितना जागते हो रहे तुम लोग रात को? बहुत जागते। दे COP दे 1,19,000।
चलो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 1,19,000, ग्रॉस प्रॉफिट 50,800, 34,778 का नेट प्रॉफिट, बैलेंस शीट टोटल 168,678। क्या हो, अलग अलग आंसर आ रहा है? 2 रुपये का डिफरेंस तू दे दे उसको। 2 रुपया। वो कॉलेज के एग्ज़ाम के जैसा चेकिंग नहीं होता है। तो एक पेपर 2-3 बार चेक होता है। +60 आया तो और एक बार चेक होएगा कोई भी पेपर में। अच्छा, फिर इंस्टीट्यूट का ऐसा भी होता है ना कि उन लोग को कुछ परसेंटेज ही क्लियर करना है, बराबर है? तो ऐसा वो लोग बोलेंगे कि सपोज़ कि अपने को 20% रिजल्ट लेके आना है, तो 20% रिजल्ट के अंदर पहले देखेंगे, अगर 20 का 30 हुआ रहेगा तो फिर वो लोग क्या करेंगे, जिसका इसका मार्क्स कम रहेगा फिर वो सबको साफ़ करने का चालू करते, फिर 30 से 20 पे लेके आते परसेंटेज, तो उसमें और 10% जो रहेगा वो बाहर निकल जाएगा, वैसा है। तो टारगेट ये होता है, टारगेट बेस्ड कॉस्टिंग बोलते हैं इसको। तो उनके टारगेट के हिसाब से वो लोग क्या करेंगे, वो लोग क्लियर करते हैं, वैसा है। तो तुमको 60 नहीं लाना है, तुमको 80-85 लेके आना है। तो सपोज़ अगर तुम्हारा कुछ मार्क्स उड़ा है अभी, तो तुम 85 से कम 75 पे आओगे, वैसा कुछ होएगा। चलो, हुआ ये, तो लास्ट क्वेश्चन पे चले। चलो, ये फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन है ये। इसका फॉर्मेट मेरे ख्याल से बना हुआ है, चेक करो तो। बना हुआ है ना? चलो, पहले ये चेक करो क्वेश्चन के अंदर क्या क्या दिया है। जो 10-15 मिनट में हो जाएगा ये क्वेश्चन। छोटा सा है। नाउ सी हियर, फ्रॉम फॉलोइंग आर द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, 3 अकाउंट का डिटेल्स दिया है। और ये जो 3 अकाउंट है उसमें पहला रॉ मटेरियल का अकाउंट है, फिर क्रेडिटर्स का अकाउंट है, और तीसरा क्या दिया है लोग ने, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट दिया हुआ है। तो रॉ मटेरियल का अकाउंट के अंदर अगर हम लोग चेक करेंगे ना, तो पहले ओपनिंग स्टॉक है। व्हाट इज अमाउंट ऑफ ओपनिंग स्टॉक वी आर हैविंग? 1 लाख। ठीक है, फिर ओपनिंग स्टॉक के बाद यहाँ पे जो 2 क्रेडिटर्स लिखा है ना, इसका मतलब है कि रॉ मटेरियल परचेज का फिगर है। किसका फिगर है? परचेज। ठीक है, क्योंकि जो हमने क्रेडिटर्स के पास से परचेज किया रहेगा वही रॉ मटेरियल अकाउंट में डेबिट साइड पे आएगा, 2 क्रेडिटर्स करके, राइट? व्हाट इज द नॉर्मल जर्नल एंट्री फॉर योर परचेजेस? तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है, तो रॉ मटेरियल अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा? टू क्रेडिटर्स। ठीक है। तो ये जो अमाउंट है ना क्रेडिटर्स का, ये परचेज वाला अमाउंट है। फिर उसके बाद में क्रेडिट साइड पे, यहाँ पे क्रेडिट साइड पे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है और यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक है, राइट? सो इफ यू वांट टू कैलकुलेट रॉ मटेरियल कंज्यूम, इट इज ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, या तो फिर तुम्हारे पास अगर रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया और अगर अपने पास रॉ मटेरियल परचेज आ गया, तो बैलेंसिंग फिगर क्या हो जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, तो यहाँ पे 3 जो अमाउंट है वो मिसिंग है। उसके बाद में क्रेडिटर्स का अकाउंट देखो जरा। अगर हम क्रेडिटर्स का अकाउंट देखेंगे, ओपनिंग बैलेंस 15 लाख्स है, हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट कितने का किया हुआ है? 22 लाख्स, और हमने यहाँ पे जो क्लोजिंग बैलेंस है वो 6 लाख्स है। ठीक है, सो व्हाट विल बी द डिफरेंस इन द क्रेडिटर्स अकाउंट? 13 लाख्स। तो ये 13 लाख्स क्या होगा? ये परचेज होगा। सो दिस 13 लाख्स का जो डिफरेंस है, दिस विल बी नथिंग बट व्हाट परचेजेस। ठीक है, मतलब 15 लाख्स का हम लोग ने यहाँ पे जो है मतलब ये 15 लाख्स का पेमेंट करना था, फिर हमने कुछ और यहाँ पे जो है वो परचेजेस किया रहेगा, उसके बाद हमने 22 लाख का पेमेंट किया है और अभी भी 6 लाख रुपया देने का बाकी है, तो हमने टोटल कितने का परचेज किया रहेगा? सो दिस विल बी द बैलेंसिंग फिगर एक्चुअली। ठीक है, तो ये बैलेंसिंग फिगर कितना रहा है यहाँ पे? 13 लाख्स। ये आएगा बाय रॉ मटेरियल अकाउंट, मतलब ये परचेजेस है। ये परचेजेस इधर आएगा 13 लाख्स का। यहां तक समझा?
ठीक है, अभी ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना है, देखो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में बाय ट्रेडिंग अकाउंट जो लिखा है ना, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है। यहाँ पे एक ही अमाउंट मिसिंग है, कौन सा अमाउंट मिसिंग है? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ठीक है। सो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर निकालो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का। कितना आ रहा है? 10 lakhs। ये रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इधर आएगा 10 lakhs। सो बैलेंसिंग फिगर विल बी क्लोजिंग स्टॉक। कितना आ रहा है? 4 lakhs आ रहा है। चलो रॉ मटेरियल का अकाउंट हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, मैन्युफैक्चरिंग में से रॉ मटेरियल कंज्यूम निकाल लिया हम लोग ने, ठीक है। क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, चलो पहले यहाँ तक समझा क्या किया। ओके, नाउ देयर इज सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अभी एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बोला है परचेज ऑफ मशीनरी वर्थ ₹10 lakhs हैज़ बीन ओमिटेड एंड मशीनरी आर चार्जेबल एट अ डिप्रिशिएशन रेट ऑफ ऑर्डिनरी रेट ऑफ 10%, ठीक है। तो लोग ने है ना यहाँ पे एक मशीनरी का जो है, मतलब वो लोग ने जो परचेज़ किया मशीनरी, वो लोग ने रिकॉर्ड नहीं किया हुआ है, और वो मशीनरी के ऊपर डिप्रिशिएशन भी रिकॉर्ड नहीं हुआ रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एडिशनल मशीनरी का डिप्रिशिएशन कितना आएगा? 10 lakhs के ऊपर 10%। सो योर डिप्रिशिएशन ऑन दिस पर्टिकुलर मशीनरी विल बी 1 lakh। अच्छा, ये सब हम लोग क्यों कर रहे हैं? लास्ट में देखो यहाँ पे यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द रिवाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, मतलब ये जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है ना, ठीक है, इसको अपने को रिवाइज करके देना है, मतलब ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन शायद से रॉन्ग रहेगा इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, ये ऑब्वियस बात है क्योंकि डिप्रिशिएशन ऑन मशीनरी रिकॉर्ड नहीं हुआ रहेगा, तो जब भी अभी हम रिवाइज्ड जो है ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जब भी हम बनाएंगे तो हम ये डिप्रिशिएशन ऑन मशीनरी भी कंसिडर करेंगे। वी आर ऑलरेडी रिकॉर्डेड डिप्रिशिएशन ऑफ हाउ मच? ऑफ 2 lakhs प्लस 1 lakh का डिप्रिशिएशन करके जो है तुम्हारा टोटल डिप्रिशिएशन कितना हो जाएगा? 3 lakhs, ठीक है। देन वेजेस इंक्लूड्स द फॉलोइंग पेड टू फैक्ट्री वर्कर्स। यहाँ पे जो वेजेस दिख रहा है तुम लोग को 3,50,000 का, उसके अंदर है पेड टू फैक्ट्री वर्कर्स विच इज़ 3 lakhs। उसके बाद में पेड टू लेबर एट ऑफिस, दैट इज हाउ मच? 50,000। तो वो लोग ने जो यहाँ पे 3,50,000 रिकॉर्ड किया है, बराबर है कि खाली 3 lakhs आना चाहिए? खाली 3 lakhs आना चाहिए, ठीक है। तो जब भी हम नया वाला मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाएंगे उसके अंदर हम लोग खाली कितना कंसिडर करेंगे वेजेस को? 3 lakhs। सो दिस अमाउंट विल चेंज, दिस अमाउंट विल चेंज। देन डायरेक्ट एक्सपेंसेस इंक्लूड द फॉलोइंग: इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ऑफ 80,000 of which 30% pertain to what? To office. Fuel charges of 20,000, फ्रेट इनवर्ड ऑफ 35,000, डिलीवरी चार्जेस टू द कस्टमर कितना आएगा यहाँ पे? 20,000, ठीक है। तो ये जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिख रहा है यहाँ पे 2,44,000 का, ये 2,44,000 में से पहले इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ऑफ 80,000 ऑफ विच 30% इज पर्टेनिंग टू व्हाट? टू ऑफिस। तो पहले हम ये 80,000 पूरा का पूरा माइनस कर देंगे उसमें से, फिर कितना लिखा जाएगा मेरे को बताओ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में? तो 30% खाली ऑफिस का है, तो बाकी का 70% किसका रहेगा? फैक्ट्री का। वो अलग से लिखेंगे टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस करके, जिसका अमाउंट रहेगा 80,000 का 70%, ठीक है। फिर फ्यूल चार्जेस इसके अंदर इंक्लूडेड है तो फ्यूल चार्जेस पहले यहाँ से हटाएंगे और उसको अलग से लिखना पड़ेगा फ्यूल चार्जेस करके। फिर फ्रेट इनवर्ड इज व्हाट? 35,000, वो भी यहाँ से माइनस करेंगे और अलग से लिखेंगे इसको। एंड डिलीवरी चार्जेस टू द कस्टमर, ठीक है, ये कैरेज आउटवर्ड है एक्चुअली में, तो इसको हम लोग माइनस करेंगे, लेकिन अभी वापस नहीं लिखेंगे क्योंकि ये 20,000 जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, कौन से साइड पे? डेबिट साइड। तो कितना बच रहा है जरा बताओ मेरे को, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस में कितना बचा? 244 में से सब माइनस करो। कितना बचा? 89, ठीक है। तो डायरेक्ट एक्सपेंस में लिखा जाएगा खाली 89 और बाकी का सब कुछ जो अलग अलग लिखना पड़ेगा। रॉन्ग है, 89 बचेगा। सो जो 89 है वो डायरेक्ट एक्सपेंस है अभी, ठीक है। फिर उसमें जो बाकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो अलग से लिखेंगे, फ्यूल चार्जेस अलग से लिखेंगे, फ्रेट इनवर्ड अलग से लिखेंगे,
और ये डिलीवरी चार्जेस मैन्युफैक्चरिंग में नहीं आएगा। मतलब ये 244 है ना बेटा, उसमें से ये सब माइनस करो पहले, 80 माइनस करो, 20 माइनस करो, 35 माइनस करो, 20 माइनस करो, तो डायरेक्ट एक्सपेंस में कितना बचा? 89 बचा। हाँ, सो व्हाट इज़ योर डायरेक्ट एक्सपेंस का अमाउंट ना? ओनली 89,000। ये 89,000 अलग से लिखेंगे, और बाकी जो जो तुम्हारे मैन्युफैक्चरिंग में डेबिट होएगा उसको भी क्या करेंगे, अलग से हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। आया 89? ठीक है। चलो अभी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर आ जाओ। तो इधर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का फॉर्मेट बनाया हुआ है ना? हाँ, तो इधर पहले लिखो 2 रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड, $10 lakhs। ये हो गया। अभी वेजेस लिखेंगे, सो इधर आएगा 2 वेजेस। कितना लिखेंगे वेजेस में? 3 lakhs आएगा खाली। समझा नहीं क्या बेटा? हाँ, मतलब ये नहीं बोला है कि परचेज ऑफ मशीनरी इज इंक्लूडेड इन परचेजेस, ऐसा नहीं बोला है। खाली मशीनरी को वो लोग ने ओमिट किया हुआ है बस। चलो वेजेस में कितना आएगा? तो वेजेस के लिए पॉइंट नंबर 2 में खाली 3 lakhs आएगा। फिर डिप्रीशिएशन, सो डिप्रीशिएशन में ऑलरेडी जो 2 lakhs था वो तो आएगा ही आएगा, प्लस 1 lakh नया डिप्रीशिएशन। सो डिप्रीशिएशन विल बी 3 lakhs। तो वेजेस हो गया, डिप्रीशिएशन हो गया। अभी डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना लिखो वो बताओ? 89,000। सो इधर आएगा 2 डायरेक्ट एक्सपेंसेस। $89,000। अभी इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितना लिखो वो बताओ? 80,000 का 70%, ठीक है। सो दैट विल बी 56,000। सो इधर आएगा 2 इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। $80,000 का 70%, 56,000। फिर फ्यूल चार्जेस पूरा आएगा, फ्यूल चार्जेस आएगा 20,000। फिर क्या है? फ्रेट इनवर्ड्स पूरा आएगा 35,000। बस हो गया। वो लास्ट वाला आइटम नहीं आएगा, P&L का आइटम है वो। सो इधर आएगा बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ब्रैकेट में लिखना है ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। कितना? 18 lakhs हो गया। ये फिर इन द ब्लैंक्स। समझाइए। चलो, सो फाइनल अकाउंट्स इज ओवर फॉर अस।